Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.4 लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस के बारे में, साहित्य और भाषा के बारे में। संस्कृत लिटरेचर, सबसे पहले हम लोग संस्कृत साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। The medieval period witnessed the growth of a rich corpus of literature that accompanied the development of new languages. मध्यकालीन भारत में समृद्ध साहित्य तथा नई भाषाओं का विकास को देखने को मिलता है। The conventional view among historians was the patronage of the Sanskrit language had declined because the establishment of the Delhi Sultanate led to the patronage of Persian. इतिहासकारों के बीच रूढ़िगत विचार यह है कि दिल्ली सल्तनत द्वारा फारसी को संरक्षण प्रदान करने की वजह से संस्कृत के शाही संरक्षण में गिरावट आई थी। But this period witnessed the growth of a rich corpus of Sanskrit literature. किंतु इस काल में संस्कृत साहित्य में भी काफी रचनाएं हुई। This period is marked with composition of poetical works called the Kavya, poetical narrative, and the text that codified laws called the धर्मशास्त्र। इस काल में काव्यात्मक रचनाओं, काव्य, काव्यात्मक विवरण की रचना उल्लेखनीय रही तथा ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिनमें कानून का वर्णन था, जिसे धर्मशास्त्र कहा गया। आगे देखिए। During the first half of the medieval period, Sanskrit received patronage from the numerous smaller political establishments in central and south India. मध्यकालीन युग के पूर्वार्ध में उत्तर और दक्षिण भारत में कई छोटे शासकों द्वारा संस्कृत को संरक्षण प्राप्त था। In Western India, Hemchandra Suri was an important Jain scholar who composed works in Sanskrit, as was Chaitanya. आगे देखिए, बोल रहा है पश्चिम भारत में एक प्रमुख जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी था, जिसने संस्कृत में रचनाओं का सृजन किया तथा चैतन्य ने भी संस्कृत भाषा में सृजन किया। There were also many dramas written during this period. अब देखिए, बोल रहा है इस काल में लिखे गए काफी नाटक हमें प्राप्त होते हैं। A new style of writing called the Champu also emerged during this period. लेखन की एक नई शैली चंपू का उदय भी हमें इस काल में हम पाते हैं। It was a form that mixed both prose and poetry. यह एक विद्या थी जिसमें पद्य तथा गद्य का मिश्रण था। प्रोज एंड पोएट्री, पद्य और गद्य। Among the Sanskrit works that were written with the patronage of the Rajput kings were their family histories like the Prithvi Raj Vijaya and the Hamir Mahakavya. आगे देखिए, बोल रहा है संस्कृत की तत्कालीन रचनाओं में जो राजपूतों ने शाही संरक्षण में लिखाई गई थी, राजपूतों के पारिवारिक इतिहास के वर्णन थे, जैसे पृथ्वीराज विजय तथा हम्मीर महाकाव्य। Among the historical poems of the period was the Raj Vinoda, that was a biography of the Sultan Muhammad Beghra of Gujarat, written by his court poet Uday Raj. इस काल की ऐतिहासिक काव्य रचनाओं में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा के दरबारी कवि उदयराज द्वारा लिखी गई जीवनी राज विनोद है। Another important work was Kalhan's Rajtarangini, which presented a history of the kings of Kashmir. अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कलहन की राजतरंगिनी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। It was written in the 12th century AD.
यह 12वीं सदी में लिखी गई थी। द सेकेंड राजतरंगिनी वॉज रिटन बाय जोना राजा, who wrote the history of the kings of Kashmir from Jaisimha to Sultan Zainul Abidin, and the third was written by Srivara, who wrote the history of the region till 1486. Apart from these, there were prabandhs, which were semi-historical texts written during the period. आगे देखिए, बोल रहा है कि राजतरंगिनी द्वितीय जोना राजा द्वारा लिखी गई, जिसे जयसिम्हा से सुल्तान जैनुल अबिदीन तक के कश्मीर के शासकों का विवरण है। तृतीय भाग श्रीवर द्वारा लिखा गया, जिसने 1486 तक क्षेत्र के इतिहास को समेटा। इनके अतिरिक्त अर्ध ऐतिहासिक सेमी हिस्टोरिकल गद्य प्रबंध का भी उल्लेख उस काल में मिलता है। आगे देखिए, आफ्टर द 15th century, the patronage of the Sanskrit language was maintained in the southern courts of the rulers of Vijayanagar, Naikas of Tanjore, and the chiefs of Tranvakor and Cochin. 15वीं शताब्दी के पश्चात संस्कृत को दक्षिण में विजयनगर शासकों के, तंजौर के नायक तथा त्रावणकोर और कोचिन के शासकों के दरबारों में संरक्षण प्राप्त होता रहा। The various genres of Sanskrit literature like Mahakavyas, Shlesh Kavyas, Champu Kavyas, नाटकास एंड द हिस्टोरिकल काव्यास कंटिन्यूड। आगे देखिए, संस्कृत साहित्य की प्रमुख विद्याएं जैसे महाकाव्य, श्लेष काव्य, चंपू काव्य, नाटक तथा ऐतिहासिक काव्यों का सृजन चलता रहा। अमंग द इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड व गोविंद दीक्षिता, साहित्य सुधा एंड Sangeet Sudhanidhi being among his important works. Apaya Dikshita in the court of Nayaka ruler of Vellore. Neelnath Dikshit, who was a minister in the court of the Nayaka of Madurai. Chakrakavi, who was patronized by the rulers of Kozhikode. आगे देखिए, बोल रहा है संस्कृत साहित्य की प्रमुख विद्याएं जैसे महाकाव्य, श्लेष काव्य, चंपू काव्य, नाटक तथा ऐतिहासिक काव्यों का सृजन चलता रहा। उस काल के प्रमुख लेखकों में गोविंद दीक्षित, साहित्य सुधा और संगीत सुधा निधि महत्वपूर्ण रचनाएं। अप्य दीक्षित वैलोर के नायक वंश के दरबारी कवि। नीलनाथ दीक्षित मदुरई के नायक साम्राज्य में मंत्री। चक्रकवि कोझिकोड के शासकों का संरक्षण प्राप्त था। आगे देखिए, द हिस्टोरिकल काव्यास gave a glimpse not just of the exploits of the various rulers but also a glimpse of the social perception of the writers. बोल रहा है ऐतिहासिक काव्य न सिर्फ शासकों द्वारा किए गए शोषण पर प्रकाश डालते हैं बल्कि लेखकों की सामाजिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। Some of the Mughals like Dara Shikoh also came to be mentioned in these काव्यास। कुछ मुगल जैसे दारा शिकोह इत्यादि का भी इन काव्यों में वर्णन है। The Mughal prince is also credited with the composition of a prasasti in honor of Narsimha Saraswati of Banaras। आगे देखिए, बोल रहा है मुगल राजकुमार को बनारस के नृसिंह सरस्वती के सम्मान में प्रशासित की रचना करने का श्रेय जाता है।
There were also a few works composed in the courts of the rulers of Bijapur and Golconda, but Sanskrit literature during this period began to decline. बीजापुर तथा गोलकुंडा के शासकों के दरबार में हम कुछ रचनाएं पाते हैं, परंतु इस काल में संस्कृत साहित्य पतन की ओर बढ़ रहा था। आगे देखिए, पर्शियन लिटरेचर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, फारसी साहित्य के बारे में। With the establishment of the Delhi Sultanate, a new language and literary style was introduced in the subcontinent. दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उपमहाद्वीप में नई भाषा तथा साहित्यिक शैली का जन्म हुआ। The development of Persian literature in the subcontinent entered a new era in the writings of Amir Khusro. उपमहाद्वीप में फारसी साहित्य के विकास ने अमीर खुसरो के साथ नए युग में कदम रखा। He was a poet born in a family of Turkish immigrants and began as a poet in the reign of Sultan Balban. उनका जन्म तुर्क विस्थापितों इमिग्रेंट्स जो होते हैं के परिवार में हुआ था तथा बलबन के काल में उन्होंने कवि के रूप में रचनाओं का सृजन प्रारंभ किया। He was a disciple of Nizamuddin Aulia and was patronized in the court of Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji and Ghiyasuddin Tughlaq. वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा उन्हें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा गियासुद्दीन तुगलक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। He is said to have composed 99 works on different themes and numerous verse of poetry. कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न शैलियों में 99 रचनाओं की रचना की जिनमें विविध विषय वस्तु थी। His poetry was written in the different forms of lyric, code, epic and elegy. उनकी कविताएं, गीत, वीर गाथा, महाकाव्य तथा शोक गीत हर विद्या में लिखी गई थी। His writing style represent the first instance of Persian style being composed in the Indian context. उनकी लेखन शैली में भारतीय संदर्भ में फारसी शैली का प्रतिनिधित्व पहली बार हम पाते हैं। This came to be known as the शबक-ए-हिंद, the Indian style. इसे शबक-ए-हिंदी भारतीय शैली के रूप में जाना गया। Among the important works composed by him are Mutla ul Anwar, Shirni Khusrau, Laila Majnu, and Aina-e-Sikandari. These works were dedicated to Alauddin Khilji. उनकी प्रमुख रचनाओं में मुल्ला उल अनवर, सीरिन खुसरो, लैला मजनू तथा आईना-ए-सिकंदरी हैं। Among his 5 diwans ghazals are तोहफत उस शिघा, बकिया नकिया and निहायत उल कमल. उनके 5 मुख्य दीवान गजल है तुफ्त उस सिगार, बकिया नकिया तथा निहायत उल कमाल. He also wrote Masnavis, narrative poems, which have been of great historical and literary value. उन्होंने मनसवी व्याख्यात्मक कविताएं भी लिखीं जिनका की ऐतिहासिक तथा साहित्यिक मूल्य है। Among these are the Quran us Saddain, Miftah ul Futuh, dealing with the military success of Jalaluddin Khilji, Tughlaq Nama, describing Ghiyasuddin Tughlaq's rise to power, and the Khazan ul Futuh, given an account of Alauddin Khilji's conquest of the south. आगे देखिए, बोल रहा है इनमें मुख्य हैं किरान उस सदैन,
मिफ्ता उल फतेह जलालुद्दीन खिलजी की सैन्य सफलताओं पर आधारित। तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक का सत्ता तक पहुंचना तथा खजानैन उल फतेह अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के ऊपर लिखा हुआ। आगे देखिए, बोल रहा है अमंग द अदर important Persian poets was Sheikh Nazmuddin Hasan, who was also one of the poets in the court of Alauddin Khilji. His ghazals earned him the title Said of Hindustan. अन्य फारसी कवियों में शेख निज़ामुद्दीन हसन थे जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। उनकी गज़लों ने उन्हें हिंदुस्तान के सैद की उपाधि दिलवाई। आगे देखिए, बोल रहा है द कोर्ट chronicles were an important feature of the literature during the period of the Delhi Sultanate. सल्तनत काल के साहित्य की मुख्य विशेषता दरबार का ऐतिहासिक लिखित वर्णन है। Some important of these were the Tabat-e-Nasiri by Minaj us-Siraj, Futuh us-Salatin by Isami, and the Futuhat-e-Firoz Shahi by Firoz Shah Tughlaq. अब देखिए, बोल रहा है इनमें से मुख्य है मिनाज उस सिराज द्वारा तबाकत ए नसीरी, इसामी द्वारा फतेह उस सलातिन तथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहत ए फिरोज शाही। Ziauddin Bahrani made the most important contribution to Persian literature during this period. बोल रहा है इस काल में जियाउद्दीन बरानी ने फारसी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया। द तारीख ए फिरोज शाही एंड द फतवा ए जहानदारी आर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क। उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं में तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदीरी मुख्य हैं। द सूफी लिटरेचर of the period developed a new form called the Malfuzat that was in the form of a dialogue of the Sufi saint. अब देखिए, इस काल में सूफी साहित्य के नए रूप मलफूजत का भी उदय हुआ जिसमें सूफी संतों तथा खुदा के बीच वार्तालाप है। The most famous of these was the Fawaid ul Fawd, written by Amir Hassan Sijji, containing the anecdotes of the Sheikh Nizamuddin Aulia, and the Khair ul Majlis, containing the anecdotes of Sheikh Nasiruddin Muhammad. इन रचनाओं में प्रमुख है शेख निज़ामुद्दीन औलिया के किस्सों से भरपूर अमीर हसन सिज्जी द्वारा लिखित फवाद उल फुआद तथा शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद के किस्सों सहित खैर उल मजलिस। During this period, there were many works that were translated into Persian. अब देखिए, इस काल में कई रचनाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अनुवाद करना मतलब ट्रांसलेट करना। द तूतीनामा, बुक ऑफ द पैरट बाय जिया नक्शबी was the first Persian translation of Sanskrit stories. अब देखिए, बोल रहा है कि तूतीनामा जो कि बुक ऑन पैरट माना जाता है, जिया नक्शबी द्वारा लिखा गया था। वो पहला पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था किसी संस्कृत स्टोरी का, संस्कृत कहानी का। द महाभारत एंड द राजतारंगिनी were also translated into Persian during this period. महाभारत तथा राजतरंगिनी का भी इसी दौरान फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। The number of translations of Sanskrit works into Persian grew during the reign of Firoz Tughlaq and Sikandar Lodi. संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद ट्रांसलेशन फिरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी के शासनकाल में काफ़ी किए गए थे।
Like that of the Sultanate, Persian also continued as the official language of the Mughal court. सल्तनत काल की ही तरह मुगल काल में भी दरबार की भाषा फारसी ही रही. The Mughal rulers and princes also maintained a tradition of writing. मुगल शासकों और राजकुमारों ने भी लिखने की परंपरा को जीवित रखा. The first Mughal emperor, Babur, himself a literary figure, wrote his memoirs in Turkish, which was subsequently translated into Persian by Abdur Rahim Khan Khanan. प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने, जो एक विद्वान था, अपनी यादों को तुर्की में लिखा, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया. हुमायूं composed a Persian दीवान. अब देखिए, हुमायूं ने फारसी दीवान की रचना की. प्रिंस दारा सुकोह wrote a biographical account of the Sufi saint Mian Mir and his disciple in the Sakinatul Aulia. राजकुमार दारा शुकोह ने सूफी संत मियां मीर तथा उनके शिष्यों का जीवन परिचय सकीनतुल औलिया में दिया. He also wrote the Majmu'ul Bahrain, Mingling of Two Oceans. उसने मजमौल बहरैन, दो महासागरों का मिलन की भी रचना की. आगे देखिए. There was a new genre of Persian literature known as the Sabak-e-Hindi, the Indian style, created during this period by the Persian poets visiting and living in the subcontinent. इस काल में हम फारसी शैली के नए प्रारूप सबक-ए-हिंदी, भारतीय शैली, को पाते हैं, जिसे इस युग में यहाँ घूमने आए तथा यहीं बस गए फारसी कवियों ने लिखा. Writers like Faizi, Urfi, Talib, Ghani Kashmiri, and Bedil were among those who benefited from the patronage they received from the Mughals. फैज़ी, उर्फ़ी, घनी, तालिब, कश्मीरी तथा बेदिल ऐसे रचनाकार थे जिन्हें मुगलों से संरक्षण प्राप्त हुआ. Among the important works of फैज़ी was तबशीर अल सब. फैज़ी की मुख्य रचनाओं में तबशीर अल सहब थी. He authored many translations of Hindu religious books. उसने हिंदू धर्म की कई पुस्तकों का भी अनुवाद किया. Abdul Rahim Khan Khanan, a talented scholar and poet, lived during the reign of Akbar and Jahangir. अब्दुल रहीम खान खाना अकबर तथा जहांगीर के समय का प्रख्यात रचनाकार था. अकबर पैट्रोनाइज्ड ग्रेट स्कॉलर हिस्टोरियन अबुल फजल. अकबर ने महान विद्वान इतिहासकार अबुल फजल को संरक्षण प्रदान किया था. He is said to have maintained a library of more than 4,000 books. कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में 4,000 से अधिक पुस्तकें थीं. He is known for the patronage he extended to many writers of the period. अपने शासनकाल के दौरान अकबर ने कई लेखकों को संरक्षण प्रदान किया था. The poets Ali Quli Salim and Abu Talib Kalim were important poets during the reign of Shah Jahan. आगे देखिए. अली कुली सलेम तथा अबू तालिब कलीम शाहजहां के समय के मुख्य कवि थे. The latter is said to have authored पद शाहनामा. अबू तालिब कलीम ने बादशाहनामा की रचना की. Persian literature in the south received patronage from the Adil Shahi ruler of Bijapur. Here Malik Kummi and Mullah Zuhuri were regarded as important Persian poets. बोल रहा है,
दक्षिण में फारसी साहित्य को बीजापुर के शासक आदिल शाही ने से संरक्षण प्राप्त हुआ, जिनके दरबार में मलिक कौमी तथा मुल्ला जुहूरी मुख्य फारसी कवि थे। The Qutub Shahis of Golconda patronized poets like मोहम्मद हुसैन तब्रेज़ी। गोलकुंडा के कुतुब शाही ने मोहम्मद हुसैन तब्रेज़ी जैसे कवियों को संरक्षण प्रदान किया। The development of Persian literature in the Mughal court played an important role and influenced the development and growth of regional literature. आगे देखिए, मुगल काल में फारसी साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और प्रगति को प्रभावित किया। लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, पुश्तू, सिंधी एंड कश्मीरी वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन। पंजाबी, पश्तो, सिंधी तथा कश्मीरी भाषाएं फारसी भाषा से प्रभावित हुईं। आगे देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति तथा विकास। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली, असमीज, उड़िया, मराठी एंड गुजरात ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। मुगल काल के दौरान हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी तथा गुजराती भाषाओं की प्रगति इस काल का महत्वपूर्ण चरण था। These languages can be traced to the 7th and 8th centuries when they seem to have broken away from their Prakrit base. इन भाषाओं का अस्तित्व 7वीं तथा 8वीं शताब्दी से मिलना प्रारंभ होता है, जब प्राकृत भाषा से दूरी प्रारंभ हुई। In the South, Malayalam emerged as an independent language in the 14th century. दक्षिण में 14वीं शताब्दी में मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उभरी। The growth of these regional languages coincided with a growing regional sentiment and the emergence of regional polities. क्षेत्रीय भाषाओं की प्रगति को क्षेत्रीय भावनाओं तथा प्रांतीय राजनीति के उदय के संदर्भ में देखा जा सकता है। This resulted in the decline of Sanskrit, that was being replaced by Persian and some of these regional languages as a medium through which the administrative machinery functioned. The rise of the Bhakti movement and its propagation using these languages also enabled the growth and development of these languages. अब देखिए, आगे बोल रहा है, इन सब ने संस्कृत के पतन की मार्ग प्रशस्त कर दी, जिसके कारण फारसी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशासनिक कार्यों होने लगा। भक्ति आंदोलन तथा उसके प्रचार में इन भाषाओं के प्रयोग ने इन भाषाओं के विकास और प्रगति में योगदान किया। आगे देखिए, हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू भाषा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रीजनल डायलेक्ट्स लाइक ब्रज भाषा, हरियाणवी and other dialects spoken in regions around Delhi and Punjab influenced the development of Urdu during its formative stages. क्षेत्रीय बोलियों जैसे ब्रज भाषा, हरियाणवी तथा दिल्ली और पंजाब से के आसपास बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं ने उर्दू को विकासकालीन अवस्था में प्रभावित किया। आगे देखिए, द basic structure of the language consisted of Khari Boli, a mixture of various dialects spoken in the region mentioned above. इस भाषा का मूल ढांचा खड़ी बोली सभी क्षेत्रीय भाषाओं का मिश्रण बना है। The language adopted the Persian script and literary tradition. इस भाषा ने फारसी भाषा में लिखना तथा साहित्यिक शैली को अपनाया। The word Urdu is of Turkish origin, referring to an army or camp. उर्दू शब्द मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सेना अथवा शिविर। It seems
to have been a language that emerged from the dialect spoken in the Turkish camp between officials and the soldiers. ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उर्दू भाषा का विस्तार तुर्की शिविरों में अधिकारियों तथा सैनिकों के बीच बोली जाने वाली भाषा के रूप में हुआ है. हिंदवी is said to be the language out of which Urdu and Hindi eventually developed. आगे देखिए, बोलता है हिंदवी भाषा से क्रमशः उर्दू तथा हिंदी भाषाओं ने आकार ग्रहण किया. The work of Amir Khusrau are regarded to have laid the foundation of this language. अमीर खुसरो की रचनाओं ने इन भाषा की नींव डाली. The use of the language in the Deccan from the 14th century onwards led to a literary speech called the Dakkani. बोल रहा है दक्कन में 14वीं शताब्दी से इस भाषा के प्रयोग ने नई बोली को जन्म दिया जिसे दक्कनी कहा गया. The major centers of this language were Gujarat, Bijapur, Golconda, बीदर एंड औरंगाबाद. इस भाषा के मुख्य केंद्र थे गुजरात, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर तथा औरंगाबाद. द ओल्डेस्ट राइटर ऑफ दिस ट्रेडिशन was Sayyid Banda Nawaz Ghesudaraz, who was an important Sufi in the Bahmani kingdom. The Sultan of Bijapur, Ibrahim Adil Shah, too himself was a great patron and author of a book on music in the Dakkini language. इस परंपरा के सबसे पुराने लेखक सैयद बंदा नवाज गेसुदराज थे, जो कि बहमनी साम्राज्य के प्रमुख सूफी संत थे. बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय स्वयं कला का महान संरक्षण तथा दक्कनी भाषा में संगीत पर लिखी किताब का लेखक था. हिंदी इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द अपभ्रंश स्टेज between the 7th to 8th century and the 14th century. 7वीं तथा 8वीं शताब्दियों के मध्य तथा 14वीं शताब्दी में हिंदी अपभ्रंश अवस्था से विकसित हुई. It was characterized as Veer Gatha Kala, age of heroic poetry, or the Adi Kala, early period. इसे वीर गाथा कला काल या आदि काल के नाम से जाना जाता है. The various Rajput rulers patronized these poems written in the Rajasthani dialect of Hindi and that glorified chivalry and bravery. अब देखिए, विभिन्न राजपूत शासकों ने हिंदी की राजपूतानी भाषा में लिखी गई रचनाओं को संरक्षित किया था और वे उनकी वीरता तथा बहादुरी के गुणों का बखान करती थीं. Among the famous works are the Prithviraj Raso of Chand Bardai and other poems like the Visaldev Raso and Hamir Raso. प्रमुख रचनाओं में चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो तथा अन्य रचनाएं जैसे बिसलदेव रासो और हमीर रासो थीं. The authenticity of many of these works is doubted because of the various interpolations made to the original draft. There are other works of Buddhists and Jains that can be ascribed to this period. इन कई रचनाओं की प्रामाणिकता जो होती है ऑथेंटिसिटी में संदेह है क्योंकि मूल रचना में विभिन्न तथ्य बीच में डाल दिए गए हैं. जैन तथा बौद्ध साहित्य के भी अन्य सृजन कार्य भी मिलते हैं जिनसे इस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है. अब देखिए आगे क्या बोल रहा है. The development of the Hindi language underwent another transformation during the 14th and the 15th century
with the increasing use of the language in expressing Bhakti traditions and ideas. हिंदी भाषा का विकास अन्य परिवर्तन के दौर से गुजरा जब 14वीं और 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में भक्ति परंपराओं और विचारों से परिपूर्ण भाषा का अत्यधिक प्रयोग हुआ. कबीर adopted a style called the Ultabashi, which consisted of paradoxes and enigmas. बोल रहा है कबीर ने एक नई शैली उल्टबांसी का उपयोग किया जिसमें विरोधाभास तथा गुणार्थ का वर्चस्व था. While Bhakti saints like Tulsidas, who used the Avdi dialect of Hindi, others like Mirabai used the Marwari dialect of Rajasthan, and Surdas used ब्रज भाषा. भक्तिकालीन संत तुलसीदास ने हिंदी की अवधी शैली का प्रयोग किया. मीराबाई ने जहां राजस्थान की मारवाड़ी बोली में रचनाओं का सृजन किया, वहीं सूरजदास ने ब्रज भाषा में. The Sufi sent also used the development of the new dialects as a medium to reach out to a larger audience. सूफी संतों ने भी बड़ी मात्रा में जनता तक अपने विचार पहुंचाने के लिए इन भाषाओं को माध्यम बनाया. While the Chishti saints used Hindi while composing and singing their devotional music. वहीं चिश्ती संतों ने अपने आध्यात्मिक संगीत के संपादन तथा गायन के लिए हिंदी का प्रयोग किया. आगे देखिए बंगाली. अब हम लोग बंगला भाषा के बारे में पढ़ेंगे. The folk songs called Charyapads, composed between the 10th and 12th centuries, are the earliest specimen of the Bengali language. 10वीं तथा 12वीं शताब्दी में लिखे गए लोकगीत चार्यपद बंगाली साहित्य के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं. The works of Kavindra and Sri Karanandi are regarded to be among the important early works in Bengali. कविंद्र तथा श्री करनंदी की रचनाएं बंगाली साहित्य की आरंभिक रचनाओं में प्रमुख मानी गई हैं. The growth of the Bhakti movement and the composition of various hymns associated with Chaitanya further provided a stimulus to the development of this language. आगे देखिए भक्ति आंदोलन के विकास तथा चैतन्य द्वारा लिखे भजनों ने इस भाषा की प्रगति में सार्थक भूमिका निभाई. बृंदावनदास चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल was one of such contribution to Bengali literature that not only gave a valuable account of the saint's death a decade later, but is also regarded as being reflective of the social condition prevailing at that time. बोल रहा है वृंदावन दास द्वारा रचित चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल बंगाली भाषा की महान रचना मानी जाती है, जिसने संत की मृत्यु के 10 वर्ष के बाद न सिर्फ उनके महत्व को दर्शाया बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया. द चैतन्य चरित्रमृता by Krishnadas Kaviraj was another important account. कृष्णदास कविराज द्वारा रचित चैतन्य चरितमित्र अन्य महत्वपूर्ण रचना है. Lokan Das is associated with the introduction of a new style of folk songs called Dhamli. लोचन दास को लोकगीत की नई शैली धमाली का उद्भव के लिए जाना जाता है. Narrative poems called the Mangal Kavyas also grew popular during this period. इस युग के दौरान लिखी गई वर्णात्मक कविताएं मंगल काव्य भी लोकप्रिय रहे. They propagated the importance of local deities like Chandi and transformed
Puranic gods like Shiva and Vishnu into household deities. The narrative form of the Mangal Kavyas was derived from the Purans. अब देखिए, बोल रहा है इन्होंने स्थानीय देवी चंडी का महिमा मंडन किया तथा शिव और विष्णु जैसे पौराणिक देवों को घर घर के मंदिर में पहुंचाया। मंगल काव्यों ने अपना वर्णनात्मक स्वरूप पुराणों से लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आसामी और उड़िया भाषा के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। द 13th century works of Hema Saraswati, Prahlada Charitra, and Hara Gauri Samyada are regarded as the first works in Assamese. 13वीं शताब्दी में हेमा सरस्वती, प्रहलाद चरित्र तथा हर गौरी सामध्य की रचनाएं असम भाषा की प्रथम रचनाएं मानी जाती हैं। The literature in Assam also developed in response to the Bhakti movement. अब देखिए, असम में साहित्य का विकास भक्ति आंदोलन का ही परिणाम था। Shankaradev, who introduced Vaishnavism in Assam, also helped stimulate the growth of Assamese poetry. अब देखिए, असम में वैष्णववाद को प्रोत्साहित करने वाले शंकराचार्य ने असमिया कविताओं के विकास में भी सार्थक योगदान किया। His disciple Madhav Das wrote the Bhakti Ratnavali dealing with aspect of bhakti and the Bhagavad that depicted the life of Krishna in Vrindavan. उनके शिष्य माधव ने भक्ति के आयामों का वर्णन करते हुए भक्ति रत्नावली तथा वृंदावन में कृष्ण के जीवन का विवरण करती बराग गीता की रचना की थी। There were also translations of the Purans into Assamese. पुराणों के भी असमिया भाषा में अनुवाद मिलते हैं। In Orissa, the works of Sarla Das are regarded as the first works of Odia literature. उड़ीसा में सरला दास की रचनाएं उड़ीसा भाषा की प्रथम रचना मानी जाती हैं। There were numerous kavyas composed on Puranic themes by Madhusudan, Bhima and Sasasiva. मधुसूदन, भीम तथा सशिव द्वारा पुराणों पर आधारित कई काव्यों की रचना की गई थी। The Ras Kalol, written during this period, also deals on the theme of the love between Radha and Krishna. राधा और कृष्ण के संबंध पर आधारित रस कलोल भी उस युग की उल्लेखनीय रचना थी। आगे देखिए, Other important works are the Ushabhilasha of Sishu Sankara Das and the Rukmini Biba of कार्तिक दास। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में शिशु शंकर दास द्वारा रचित उषाभिलाषा तथा कार्तिक दास द्वारा रचित रुक्मणी विवाह मुख्य हैं। द वर्क ऑफ उपेंद्र भंजा 1670 to 1720 were important as they ushered a new era of Oriya literature in the succeeding period. उपेंद्र भांजा 1670 से 1720 ईस्वी की रचनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने उड़िया साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात किया। आइए अब देखते हैं लिटरेचर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में साहित्य के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इन द साउथ, विल्लीपुतुरार was an important literary figure of the period. दक्षिण में महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में विल्लीपुतुरर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। The tradition of using Sanskrit words and literary expression is ascribed to him. संस्कृत शब्दों के प्रयोग की परंपरा तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति का श्रेय उनको जाता है। Other
important works in Tamil are commentaries written by Vaishnav scholars and other also commentaries on works of the Sangam age like the Tolkappiyam and the Kural. अब देखिए, तमिल में अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं में हम वैष्णव विद्वानों द्वारा लिखे गए भाष्य पाते हैं तथा संगम युग पर लिखे गए भाष्य जैसे तोलकपियम तथा कुराल भी हमें मिलते हैं. There were also a number of philosophical works and commentaries that were written on the Purans. बहुत सारे काम पुराण के ऊपर भी किए गए थे. Many of the works in Tamil literature were related to Shaivism and Vaishnavism. अब देखिए, बोल रहा है कि बहुत सारे काम जो हुए थे वो महत्वपूर्ण काम शैविज्म और वैष्णविज्म के ऊपर किए गए थे. जो कि यहाँ पे बोल रहा है तमिल साहित्य की अधिकतर रचनाएं शैववाद और वैष्णववाद से संबंधित हैं. Among the important works of the medieval period was the Iru Vilakkam written by Haridas, the Siva Darumotram and the Sev Samayanari, both written by Marai Narbandar. मध्यकालीन युग की मुख्य रचनाएं हैं हरिदास द्वारा इरु साम्य विलक्कम, मरेन्नर बंदर द्वारा शिव दरुमोत्रम तथा शैव समयनेरी. In the realm of philosophy, the notable works were the Chidambaram 1508 by Purana Thirumallainathan and the Palanittalapuranam by Bala Subrahmanya Kavirayar. दर्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय रचनाएं थीं पुराण तिरुमलेनथम, चिदम्बर पुराण द्वारा 1508 ईस्वी में जो बोला जा रहा है तथा बाल सुब्रमण्यम कवि द्वारा लिखी गई पालनिट्टल पुराणम. अब ये सब जो वर्ड है थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये सब साउथ में इसी तरह से दक्षिण भारत में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही बड़े बड़े शब्द होते हैं. During the period of the most famous Telugu poet was Era Paragad, who popularized the Champu genre of literary writing, mixed form of verse and prose. इस युग के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रसिद्ध तेलुगु कवि एरा प्रगद थे जिन्होंने साहित्य लेखन की चंपू शैली को लोकप्रिय बनाया. गद्य तथा पद्य का मिश्रण है चंपू शैली. He also translated भगवत पुराण into तेलुगु. उन्होंने भगवत पुराण का भी तेलुगु में अनुवाद किया. The Vijayanagar ruler Krishnadev Rai wrote the अमुक तमिल्याद इन तेलुगु. आगे देखिए, बोल रहे हैं विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक तमिल्याद की रचना तेलुगु में की. The most celebrated poet in his court was Allarani Peddanan and Nandi Timaha, who wrote the Parijat पहराना. बोल रहे हैं विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार के प्रख्यात कवि अल्लारानी पेदडना तथा नंदी तिम्हाहा थे जिन्होंने परिजट पहरन लिखा था. आगे देखिए, भट्टमूर्ति और रमाराज भूषण is known for the Vashu Charitra and the Harish Chandra
Nalopakhyanam that narrates the story of Nala and Raja Harishchandra. भट्टू मूर्ति अर्थात राम राजा भूषण, वासुचरित्र तथा हरिश्चंद्र नालोपरणम नल तथा राजा हरिश्चंद्र की कहानी का वर्णन के लिए प्रसिद्ध थे. In the Kannada-speaking region, Jain writers dominated the literary composition of the period. कन्नड़ भाषी क्षेत्र में जैन साहित्यकारों ने साहित्यिक रचनाओं में वर्चस्व बनाया. The works of Basava and his followers who popularized the Veerasaiva movement in the region also form an important aspect of Kannada literature. आगे देखिए, वीर शैव आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले बसव तथा उनके अनुयायियों ने कन्नड़ साहित्य के महत्वपूर्ण पहलुओं का निर्माण किया. द पैट्रोनेज ऑफ द होयसाला रूलर्स फर्दर हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. होयसल शासकों के संरक्षण ने इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. The Vadi Vidyanand of Geroppa is an anthology of Kannada poets. जेरोप्पा का वादी विद्यानंद कन्नड़ कवियों का एक साहित्य संग्रह है. The Jain scholar Salva wrote works like Trilokakarar on cosmology, Aparajyastak on philosophy, and the Bharateshwar Charitra, the story of the famous king of Bharat. जैन विद्वान सालव ने त्रिलोकरार ब्रह्मांड विज्ञान पर, अपराजियस्तक दर्शन शास्त्र पर तथा भारतेश्वर चरित्र प्रसिद्ध राजा भारत का जीवन की रचना की. मलयालम emerged as an independent language during this period. इस काल में मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उभरी. The language was in oral form and the earliest work composed in the 14th century was the रामचरितम. अब देखिए, इस काल में मलयालम एक स्वतंत्र भाषा के रूप में उभरी. प्रारंभ रचना में भाषा मौखिक रूप में ही थी तथा 14वीं शताब्दी में हम रामचरितम नाम की प्रथम रचना पाते हैं. द वर्क्स ऑफ राम पनिक्कर who wrote Bharat Gatha, Savitri Mahatmyam and the Bhagavatam are considered important in Malayalam. अब देखिए, राम पणिक्कर जिन्होंने भारत गाथा, सावित्री महात्म्य तथा भगवतम लिखी, वे मलयालम भाषा की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं.